हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए ब्रह्म राक्षस की कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की कहानी। और हाँ, इससे पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना हो तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। उस आत्मा का होलिया जानकर शकुंतला अपना सिर पकड़कर क्यों बैठ गई थी? क्या वो उसके बारे में जानती थी? अगर जानती थी तो उसने उसके बारे में निशा को क्यों नहीं बताया था? सिर्फ इतना ही नहीं, वो लाल पगड़ी वाली रूह किसकी थी? कहीं वही तो ब्रह्म राक्षस नहीं था? आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे आज की वीडियो ब्रह्म राक्षस पार्ट 2 में। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ब्रह्म राक्षस की फर्स्ट पार्ट के भी सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि निशा को ही बद्री की आत्मा सपने में क्यों दिखती थी और वो उसे सपने में खेत में चबूतरा बनवाने के लिए क्यों कहता था। तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। वो साया या रूह कौन थी, वो बताने के लिए मैं आप सबको शुरू से ये कहानी बताती हूँ। शुरू से मतलब जब से बद्री जिंदा और जवान था, लेकिन तब उसके पास कुछ भी नहीं था। मजदूरी किया करता था वो। ये उस समय की बात है जब बद्री जवान था और प्रकाश की उम्र सिर्फ 10 साल ही थी। उस समय बद्री बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करता था। वो इतना गरीब था कि कभी कभी उसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं हुआ करता था। वो और शकुंतला दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। वो गर्मी के दिन थे, वो गेहूं की कटाई का समय होता है। उन दिनों बद्री को अच्छी खासी मजदूरी मिल जाया करती थी, लेकिन उस साल उसे गेहूं की कटाई का काम नहीं मिला। इसीलिए वो शकुंतला प्रकाश को लेकर खेतों में काम की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं दे रहा था। वो जिसके पास भी जाते वहाँ से उन्हें ये कहकर भगा दिया जाता था कि उन्होंने पहले से ही मजदूर काम पर रख लिए हैं। उस दिन भी वो काम की तलाश में भटक रहे थे। उस दिन उनकी किस्मत अच्छी थी तो उन्हें गेहूं काटने का काम मिल गया। वो वही खेत था जिसे बाद में बद्री ने खरीद लिया था और जिस पर बरगद का पेड़ भी था। सुबह से दोपहर तक गेहूं काटने के बाद बद्री और शकुंतला उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसके साथ 2 और मजदूर काम कर रहे थे, वो भी उन्हीं के साथ जाकर बैठ गए। वो दोनों मजदूर अपने साथ घर से लाई रोटी और अचार खाने लगे। शकुंतला भी घर से रोटी लाई थी जो एक कपड़े में बंधी हुई थी। प्रकाश बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहा था तो उसने वो पोटली बरगद के पेड़ के खोखल में रख दी थी और उसे उस पर ध्यान देने को कहा था। शकुंतला और बद्री ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें बहुत भूख लगी थी। शकुंतला ने जल्दी से उस खोखल से वो पोटली निकाली, लेकिन जैसे उसने वो पोटली पकड़ी वैसे ही उसे समझ आ गया कि उसमें कुछ गड़बड़ है। हड़बड़ाहट में उसने वो पोटली खोली तो उसने देखा उसमें एक भी रोटी नहीं है। पोटली से रोटी गायब थी और सारा समय उसके पास प्रकाश था। तो शकुंतला ने सोचा कि वो रोटी उसी ने खाई है। ये सोचकर शकुंतला ने उसकी पिटाई कर दी। बद्री कुछ समझ पाता और शकुंतला को पकड़ पाता उससे पहले उसने प्रकाश को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। प्रकाश भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ ने उसे क्यों मारा, क्योंकि वो तो खेल रहा था। जब बद्री ने शकुंतला से प्रकाश को मारने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं घर से रोटियां लाई थी, प्रकाश सबकी सब खा गया, अब हम क्या खाएंगे, अब हमें भूखे पेट ही काम करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर बद्री को हैरानी तो हुई कि इतना छोटा बच्चा इतनी सारी रोटियां कैसे खा सकता है। फिर भी वो बोला, कोई बात नहीं, प्रकाश अभी बच्चा है, उसे क्या पता क्या करना है, उसे भूख लगी तो उसने खा ली, हम तो भूख बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो बच्चा कैसे कर सकता है। शकुंतला को समझाने के बाद वो दोनों उस दिन भूखे पेट ही काम करते रहे। उस दौरान प्रकाश गुमसुम सा बरगद के पेड़ के तने के पास बैठा रोता रहा। भूखे पेट काम करते हुए वो दिन शकुंतला और बद्री के लिए बहुत लंबा बीता था। वो दोनों बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार करते रहे।
ताकि वो घर जा सके और कुछ खा सके। उस दौरान उनमें से किसी ने भी प्रकाश के बारे में नहीं सोचा कि वो भी भूखा होगा, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि वो रोटियां उसी ने खाई है। लेकिन उनकी सोच से उलट वो बहुत ज़्यादा भूखा था। भूख की वजह से उसने एक दो बार शकुंतला को आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। शाम होते ही जैसे सूरज डूबा, वैसे ही खेत में काम कर रहे सभी मजदूर अपने अपने घर जाने लगे। बद्री और शकुंतला भी प्रकाश को अपने साथ लेकर अपने घर जाने लगे। रास्ते में प्रकाश शकुंतला को कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और बहुत भूखी भी थी। बद्री उन दोनों से आगे चल रहा था, इसीलिए प्रकाश क्या बोल रहा है उसे वो सुनाई नहीं दे रहा था। उनका घर गांव के बाहर बना हुआ था। वो सिर्फ एक कमरे की टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी और खजूर के पत्तों का छाजन था। शकुंतला ने जल्दी से हाथ पैर धोए और जल्दी से खाना बनाने के लिए गई, लेकिन जैसे ही घर के अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ पर तरह तरह के पकवान जैसे खीर, पूरी, सब्जी रखे हुए थे। शकुंतला को पहले अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। तो उसने सोचा कि उसकी आंखों के सामने रखा खाना उसकी आंखों का धोखा है। उसने अपनी आंखों का भ्रम दूर करने के लिए बद्री को भी बुला लिया, क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ था। बद्री को भी वही दिख रहा था जो शकुंतला को दिख रहा था। उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके घर में वो पकवान रखे हुए हैं। प्रकाश और बद्री दोनों साथ में बैठे हुए थे, इसलिए जब शकुंतला ने बद्री को आवाज़ लगाई तो उसके पीछे पीछे प्रकाश भी अंदर चला आया था। जब वो दोनों अपनी आंखों के सामने रखे खाने को अपने मन का वहम समझ रहे थे, तब प्रकाश खाने पर टूट पड़ा। वो बच्चा था, तो वो बिना कुछ सोचे समझे खाना खाने लगा। उसे खाता देख वो दोनों भी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो सोचने लगे कि इतना स्वादिष्ट खाना उनके घर में कौन रख गया होगा, जबकि वो तो किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानते थे जो उनके लिए ऐसा कुछ करता। फिर उन्होंने सोचा वही आदमी उनके यहाँ ये खाना रख गया होगा जिसके खेत में वो दोनों काम करते हैं। उनके घर में दरवाज़ा नहीं था। दरवाजे के नाम पर उन्होंने खजूर के पत्तों का ही एक दरवाज़ा बनाया हुआ था। वो आसानी से खिसक जाता था, इसीलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके घर में कोई कैसे घुस सकता है। उस दिन उन्होंने बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। पेट भरा होने के कारण शकुंतला और बद्री को बहुत नींद आने लगी। वो दोनों दिन भर काम करके भी बहुत थक गए थे, इसीलिए बिस्तर पर पड़ते ही सो गए। लेकिन प्रकाश जागता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उनके सोने के बहुत देर बाद सोया था। सुबह होते ही उसने देखा कि माँ शकुंतला खेत जाने की तैयारी कर रही है, मतलब रोटी बना रही है। माँ, वो चाचा कौन थे जो तुम्हारे साथ सो रहे थे? प्रकाश ने शकुंतला से पूछा। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, इसीलिए उसने गुस्सा करते हुए पूछा, कौन चाचा? तू किसकी बात कर रहा है? वही चाचा जो खेत में तुम्हारे साथ घर आए थे। उन्होंने बड़ी सी लाल पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता और धोती पहनी हुई थी। उनकी बड़ी बड़ी मूछें भी थी, प्रकाश बोला। बद्री भी वहीं पास ही बैठा हुआ था। वो उसकी बातें सुन रहा था। जब उसने उस आदमी का हुलिया बताया तो उसे उसकी बात सच लगी और वो गुस्से में शकुंतला को गाली देने लगा। लेकिन शकुंतला समझ नहीं पा रही थी कि प्रकाश क्या बोल रहा है। तभी प्रकाश फिर बोला, वो देखो माँ, तुम्हारे बगल में ही तो बैठे हैं वो चाचा। उसकी बातों से वो दोनों डर गए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। कौन है मेरे बगल में? कोई भी तो नहीं है यहाँ, शकुंतला ने अपने बगल में देखकर कहा। प्रकाश तब सिर्फ 10 साल का था, इसलिए उन्होंने उसकी बातों को उसका बचपना समझकर उन पर ध्यान नहीं दिया और शकुंतला ने जल्दी से रोटी बनाई और बद्री के साथ मजदूरी करने निकल गई। प्रकाश भी उनके साथ में ही था। शकुंतला और बद्री रात में खाना खाने का स्वाद भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट था। वो दोनों उसी के स्वाद के बारे में बातें करते हुए चल रहे थे। तभी शकुंतला बोली, एक बात ये समझ नहीं आ रही कि वो खाना कौन देकर गया, और दूसरी बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि जिन बर्तनों में खाना रखा था वो कौन ले गया। तू ये क्या बोल रही है? बर्तनों के बारे में सुनकर बद्री ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। हाँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। सुबह वो बर्तन गायब थे, शकुंतला ने जवाब दिया। बद्री कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रकाश बोल पड़ा। वो बर्तन वही चाचा ले गए जो सुबह मम्मी के बगल में बैठे थे। पहले तो उन दोनों ने उसकी बातों पर उसको बचकाना समझा, लेकिन
जब उसने फिर से उस आदमी के बारे में कहा तो वो सोचने लगे कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहा, क्योंकि रात में खाना भी आया था और जिन बर्तनों में खाना खाया था सुबह वो बर्तन भी गायब थे। वो ये भी सोचने लगे कि कहीं वो आदमी सिर्फ उसे ही तो नहीं दिखाई देता और वो कोई साया तो नहीं। ये सोचते सोचते वो दोनों खेत पहुंच गए और पिछले दिन की तरह ही रोटी की पोटली खोखल में रखकर गेहूं काटने चले गए। उस दिन भी पिछले दिन की तरह हुआ। दोपहर होने पर जब शकुंतला ने रोटी की पोटली खोखल से निकाली तो उसमें से रोटी गायब थी। इस बार भी उसने सोचा वो रोटी प्रकाश ने ही खाई, लेकिन इस बार मार खाने से पहले ही प्रकाश ने बता दिया कि वो रोटी किसने खाई है। प्रकाश ने रोटी खाने का इल्ज़ाम उसी पर लगाया जिसे वो चाचा कहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि पहले भी उसी ने ही रोटी खाई थी। उसकी बातों से अब शकुंतला और बद्री को यकीन हो गया कि कोई साया है जो उनके पीछे पड़ गया है और वही उनके साथ ये सब कर रहा है। उसी ने उनके घर में खाना भी रखा था। उस साये के बारे में ये सब सोच सोच कर बद्री बहुत खुश था। वो सोच रहा था अगर सच में वो रूह रोटी के बदले उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान देती है तो वो उससे कुछ भी करवा सकता है। ये सोचकर बद्री अपनी भूख के बारे में भूल गया और शाम का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि शाम को घर जाने के बाद उसे स्वादिष्ट खाना मिलने वाला था। शकुंतला भी यही सोच रही थी, लेकिन जब दोनों खेत का काम करके घर गए तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। घर में कुछ भी ना पाकर वो दोनों बहुत निराश हुए। प्रकाश ने भी कुछ नहीं खाया था। वो बहुत भूखा था। वो बहुत छोटा था, इसीलिए उसके माँ बाप क्या सोच रहे थे उसके लिए वो समझ पाना बहुत मुश्किल था। शकुंतला ने जल्दी से रोटी बनाने की तैयारी शुरू की। तभी प्रकाश बोला, चाचा मुझे बहुत भूख लगी है। उसके इतना कहते ही वहाँ पर फिर से कल वाला खाना उन्हीं बर्तनों में आ गया। शकुंतला और बद्री ने वो सब अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि उनके साथ ये सब कोई साया ही कर रहा है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा डर भी गए। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आप दोनों डरो मत, चाचा हम में से किसी को कुछ नहीं करेंगे। उन्हें माँ के हाथ की रोटियाँ बहुत अच्छी लगती है। वो उन्हीं के लिए हमारे घर आए हैं, प्रकाश ने उन्हें समझाते हुए कहा। उसकी बात से उन दोनों को ये यकीन हो गया कि वो साया प्रकाश को दिखाई देता है। न सिर्फ दिखाई देता बल्कि उससे बात भी करता है। उस दिन के बाद से मानो उन तीनों की ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि उन्हें रोटी के बदले उस रूह से बहुत सारी दौलत मिलने लगी थी। उस दौलत से वो जो चाहे वो खरीद सकते थे। देखते ही देखते वो लोग कुछ ही दिनों में उस गांव के सबसे बड़े आदमी बन गए थे। गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बद्री और शकुंतला के पास इतनी दौलत आई कहाँ से। वो इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोगों ने उनसे उनकी दौलत के बारे में पूछा भी, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं बताया। जिस गांव में वो तीनों टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, उसी गांव में उन लोगों ने एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया था। उस समय पक्के मकान बहुत ही कम बनते थे, इसीलिए उन्होंने कच्चा ही सही लेकिन गांव का सबसे बड़ा घर बनवा लिया था। घर बनवाने के साथ साथ बद्री और शकुंतला ने गांव में बहुत सी ज़मीन भी खरीद ली थी। उन्होंने वो ज़मीन भी खरीद ली जहाँ पर मजदूरी करने के बाद उनकी किस्मत बदल गई थी। दौलतमंद बनकर वो दोनों बहुत ही खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें उस दौलत की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें सिर्फ दौलत से मतलब था, इसीलिए उन्होंने ये भी पता करने की कोशिश नहीं की कि वो साया किसका है और क्या वो सिर्फ रोटी के लिए ही उन्हें इतनी सारी दौलत दे रहा है या फिर वो उनसे कुछ और भी लेगा। वो खेत जिसमें बरगद का पेड़ था और जिसमें बद्री और शकुंतला मजदूरी किया करते थे, उसे खरीदने के लिए उसी रूह ने प्रकाश से कहलवाया था। वो साया सिर्फ प्रकाश को ही दिखता था, उसके अलावा किसी को भी नहीं। पहले तो वो उनके साथ ही रहता था, लेकिन कब वो प्रकाश के शरीर में रहने लगा न शकुंतला को पता चला और न ही बद्री को। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन सबके साथ रहकर और क्या क्या करता था उसके बारे में भी उनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। शकुंतला उसके लिए रोटियां बनाकर आंगन में रख देती थी और वो रोटियां खा लेता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बद्री और शकुंतला की ज़िंदगी ही बदल गई। उसके बाद वो दोनों डरे सहमे रहने लगे। उस दिन शकुंतला ने रोटियां बनाई और आंगन में रख कर
घर के दूसरे काम करने लगी। उस दिन बद्री किसी काम से खेत गया हुआ था और प्रकाश वहीं आंगन में ही खेल रहा था। तभी शकुंतला ने देखा कि जैसे ही उसने आंगन में रोटियां रखी, प्रकाश आकर उन्हें खाने लगा। वो ये सब देख रही थी, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। सभी रोटियां खा लेने के बाद ही वो रुका। रोटियां खाने के बाद प्रकाश शकुंतला को गुस्से से घूर घूर कर देखने लगा और बोला, चैन से रोटी भी नहीं खाने देती। उसकी आवाज़ में अजीब सा भारीपन था। शकुंतला को ऐसे लगा जैसे वो आवाज़ प्रकाश की है ही नहीं। भले ही वो बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई और घुस गया है जो उससे वो बुलवा रहा है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा और बद्री के घर आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को खेत का काम करके जब बद्री घर आया तो उसने उसे वो सब कुछ बताया जो दोपहर में प्रकाश ने किया था। लेकिन बद्री को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय प्रकाश उसके पास ही बैठा हुआ और वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो नॉर्मल था या फिर नॉर्मल होने का दिखावा कर रहा था, वो उन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था। उसके अगले दिन भी प्रकाश ने वैसा ही किया जो उसने पहले किया था, लेकिन इस बार उससे डरने की बजाय शकुंतला ने उससे पूछा, तू कौन है? इतनी सारी दौलत लेते समय तो नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, और अब जब मैं आराम से अपनी मनपसंद चीज़ खा रहा हूँ तो तू मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ? अगर तू मेरे बारे में जानना ही चाहती है तो सुन मैं कौन हूँ। मैं हूँ ब्रह्म राक्षस। प्रकाश के मुंह से वो सब सुनकर शकुंतला बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे थर थर काँपने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या कहे और क्या करे। जब प्रकाश ने कहा कि वो ब्रह्म राक्षस है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वो उसे इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि शकुंतला उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो फिर उस दिन भी बद्री के घर आने का इंतज़ार करने लगी, और जब वो घर आया तो पिछले दिन की तरह सब कुछ बता दिया। उस दिन भी पिछले दिन की तरह ही प्रकाश बद्री के सामने बिल्कुल नॉर्मल था। ना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और ना ही उसकी आवाज़ बदली हुई थी। उस दिन बद्री भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके साथ खेत में कुछ अजीब हुआ था। वो शकुंतला से उस घटना के बारे में बताना चाहता था, लेकिन शकुंतला ने उसे वो सब बताया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से शकुंतला उसके साथ वही कर रही थी। उसे लगा कि शकुंतला उसके साथ मजाक कर रही है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अगले कुछ दिनों तक उन दोनों के साथ वही सब होता रहा। घर में शकुंतला को खुद को ब्रह्म राक्षस कहने वाली रूह परेशान करती थी, और खेत में बद्री भी परेशान होता था। परेशान होने के बावजूद भी वो खेत जाना नहीं छोड़ रहा था। शकुंतला ने 2 बार अपनी परेशानी बद्री को बताई, लेकिन वो अपनी बात सही साबित नहीं कर पाई थी। इसीलिए वो चाह कर भी फिर से उससे कुछ भी नहीं बता सकती थी। लेकिन बद्री की परेशानी उसके चेहरे में दिखती थी। इसीलिए उसने हिम्मत करके एक दिन बद्री से पूछ ही लिया कि आखिर वो परेशान क्यों रहता है, उसकी परेशानी की वजह क्या है। पहले तो बद्री उसे नहीं बताना चाहता था कि वो परेशान क्यों है, लेकिन बार बार शकुंतला के पूछने पर उसे वो बात बतानी ही पड़ी। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से खेत में उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। कभी खेत में बहुत सारे गाय और बैल आकर चरने लगते हैं, जिन्हें भगाने की कोशिश मैं जितनी करता हूँ वो उतना ही आते हैं। तो कभी खेत में बहुत सारे इंसान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी की बारात में जा रहे हो। वो सब नए नए कपड़े पहने रहते हैं। जैसे ही मैं उनके पास जाता हूँ वो सभी गायब हो जाते हैं, लेकिन जब मैं पास जाकर देखता हूँ तो फसल को ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ होता। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बद्री की बात सुनकर शकुंतला ने भी हिम्मत करके फिर से उसे वो सब बता दिया जो प्रकाश घर पर उसके साथ करता था। सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि उसे प्रकाश की आंखें भी दिखाई, जो अजीब ढंग की हो गई थी। वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी निकलकर बाहर गिर जाएंगी। प्रकाश सिर्फ रोटी खाता था। पहले ऐसा नहीं था। पहले वो रोटी छोड़कर सब कुछ खाता था, लेकिन अब वो सिर्फ रोटी खाने लगा था। रोटी के अलावा उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था। ये बात भी उसने उसे बताई। वो दोनों बहुत परेशान थे, इसीलिए एक दूसरे की बात मानते हुए उन्होंने एक तांत्रिक को घर बुलाने का फैसला किया।
क्योंकि उनकी परेशानी का हल उसी के पास था। क्योंकि उन दोनों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं से उन्हें लगने लगा था कि वो सब उनके साथ कोई साया या रूह ही कर रही है, और वो कोई और नहीं वही है जो प्रकाश को दिखाई देता था। जिस दिन वो तांत्रिक आने वाला था, उस दिन ही प्रकाश की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो पहले जैसा हो गया था। उसने शकुंतला से खाने को दाल और चावल मांगा। प्रकाश के ऐसा करने से शकुंतला बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने लगभग 1 महीने बाद उससे दाल चावल मांगा था। वो उसे दाल चावल दे पाती, उससे पहले ही वो तांत्रिक घर पहुंच गया था, जिसे बद्री ने बुलाया था। उस वक्त बद्री घर पर नहीं था, वो खेत गया हुआ था। भले ही वहाँ पर उसके साथ डरावनी घटनाएं हो रही थी, लेकिन खेत की देखभाल करना भी तो ज़रूरी था ना। बद्री जब तक खेत से वापस आता, तब तक उस तांत्रिक ने शकुंतला से सब कुछ पूछ लिया था कि वो और बद्री किस तरह से परेशान होते हैं। जिसके बाद वो पूरे घर में लोबान का धुआं करने लगा। धुआं करने के बाद वो समझ रहा था कि उस धुएं से घर में रह रही बुरी आत्मा भाग जाएगी, लेकिन उसके साथ जो होने वाला था, शायद ही उसने उसके बारे में कल्पना भी की होगी, क्योंकि शकुंतला के बताने से वो सिर्फ इतना ही जानता था कि उन लोगों को एक आत्मा परेशान करती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो आत्मा कौन है और किसकी है। वो तांत्रिक घर में लोबान का धुआं करके शांत बैठ गया और उन तीनों के लिए ताबीज़ बनाने लगा। जब वो ताबीज़ बना रहा था, तभी बद्री खेत से वापस घर आ गया था। जब वो घर वापस आया तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। उसकी सांस से सांप के फुफकारने जैसी आवाज़ आ रही थी। शकुंतला उसे देखकर समझ गई कि उस रूह ने प्रकाश को छोड़कर उसे अपने वश में कर लिया है। बद्री गुस्से में उस तांत्रिक के पास गया और बोला, तू ताबीज़ तो बनाने लगा, लेकिन क्या तू ये जानता है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? वो तांत्रिक उसकी बात सुनकर हंसने लगा, क्योंकि उसके साथ ऐसा अक्सर होता रहता था। वो जब भी किसी के यहाँ झाड़ फूँक करने जाया करता था, तो उससे बचने के लिए आत्माएं उसे धमकी दिया करती थी। इसीलिए उसे इस तरह की धमकियों की आदत हो गई थी। लेकिन इस बार वो ये नहीं जानता था कि उसका पाला किससे पड़ा है। इसीलिए अपनी तंत्र विद्या पर घमंड करके वो बोला, मैं जानता हूँ तू कौन है। तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। अगर तूने जल्दी से उसका शरीर नहीं छोड़ा तो तेरे साथ मैं क्या करूँगा वो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की बातें उन दोनों के बीच होने लगी। वो तांत्रिक चाहता था कि वह आत्मा बद्री का शरीर प्रेम पूर्वक छोड़ दे, उसे अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल न करना पड़े। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, जिसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन उसके पढ़े मंत्रों का उस आत्मा पर कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टा मंत्र सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस समय वहाँ पर शकुंतला और प्रकाश भी थे। वो दोनों उस तांत्रिक और बद्री को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उन्हें इस बात का डर था कि वो आत्मा बद्री का शरीर छोड़ेगी कि नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति उस तांत्रिक की शक्तियों से कहीं ज़्यादा थी। जब वो तांत्रिक अपने सभी मंत्र पढ़कर हार गया और डरकर भागने लगा, तब बद्री के शरीर को अपने वश में करने वाली आत्मा बोली, तूने मुझे ऐसा वैसा समझा हुआ था क्या? मैं सर्वदेवों का ज्ञाता ब्रह्म राक्षस हूँ, वो ब्रह्म राक्षस जिससे स्वयं देवता भी हार जाए। तो तू मुझे कैसे अपने वश में करेगा? उसका इतना कहना था कि उस तांत्रिक ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। उस तांत्रिक के मरने के बाद बद्री पूरी तरह ठीक हो गया था। वो ब्रह्म राक्षस उसका शरीर छोड़कर जा चुका था। बद्री के घर में उस तांत्रिक के मरने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई थी, जिस वजह से गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे। वो सभी पहले से ही बद्री के ऊपर शक करते थे कि वो तंत्र मंत्र के सहारे ही इतना अमीर बना है। उसके घर में हुई उस तांत्रिक की मौत ने उन्हें और भी बातें बनाने का मौका दे दिया। वो कहने लगे कि बद्री के घर वो तांत्रिक धन प्राप्त करने के लिए तंत्र विद्या करने गया था और उसमें नाकाम होने पर वो मर गया। इस तरह के आरोप लगाकर गांव वाले बद्री को गांव से बाहर निकाल देना चाहते थे, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस उन्हें वैसा करने से रोक देता था। उस तांत्रिक के मरने के बाद क्या कोई दूसरा तांत्रिक बद्री के घर पर झाड़ फूँक करने आएगा? और अगर आएगा तो क्या वो उस ब्रह्म राक्षस को उससे दूर कर पाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले भाग में, जिसमें आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब होंगे और साथ ही
उन सवालों के जवाब भी होंगे जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो में नहीं दे पाए। तो इस कहानी में, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।